मेरे साथ यहाँ पर जो इस प्रेस वार्ता में मेरा सहयोग करेंगे, सभी जो हमारे इंडिया अलायंस के घटक दल के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे उसमें हम सीपीएम की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सीपीआई की बात करें, समस्त मैं समझता हूँ जो वरिष्ठ हमारी लीडरशिप है इंडिया अलायंस की, उसके वरिष्ठ नेता मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है। जिसमें अगर हम सीपीएम की बात करें, राकेश सिंघा जी जो हमारे पूर्व में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे 2 मर्तबा, यहाँ पर उपस्थित कुलदीप तंवर जी, आप भी सीपीएम के वरिष्ठ नेता है। संजय चौहान जी जो हमारे पूर्व में शिमला के महापौर भी रहे। यहाँ पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रदेश के चीफ है, कन्वीनर है, सुरजीत ठाकुर जी, चमन प्रकाश अस्टा जी जो हमारे लोकसभा शिमला के अध्यक्ष है, भरत सिंह ठाकुर जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, रीता ठाकुर जी जो हमारे जिला के सचिव है आम आदमी पार्टी के, चेतन कुमार जी ये भी इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे सीपीआई के हमारे प्रदेश के सचिव कॉमरेड भाग सिंह जी, उपस्थित हमारे पूर्व विधायक के कौशल जी, वसुदेव वसु जी, आप भी हमारे सीपीआई के वरिष्ठ नेता है। और मेरे साथ मेरी ही पार्टी के हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्षा जैनब चंदेल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कुसुम्पटी के हमारे 2 मर्तबा के विधायक सोहन लाल जी, डॉक्टर कटियाल, और भी हमारे और सहयोगी भी यहाँ पर है। जैसा कि आप परिचित है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पार्टीज ने जो एक अलायंस बनाया है, और उसी क्रम में हमारे प्रदेश में भी जिस सोच के साथ, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतवर्ष की आने वाले समय की दिशा और दशा क्या होगी इस चुनाव में निर्भर है। चाहे हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, संविधान को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, यहाँ तक संघीय ढांचा आने वाले समय में भी हमारा राष्ट्र का सुरक्षित रहे। इन सभी सोच के साथ हमारी सभी पार्टियों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ हमारे वोट्स का डिवीजन ना हो, इस सोच के साथ ये अलायंस बना है। और निश्चित रूप में जिस तरह से 4 चरण हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आपके जनरल इलेक्शंस के हो चुके हैं, लगभग 350 से अधिक सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। जो प्रारंभिक आप भी देख रहे हैं, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, जो रुझान, प्रारंभिक ट्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप में ये जो 2024 का चुनाव होगा ये भिन्न होगा। 14 और 19 के चुनाव के दौरान जो बहुत सी घोषणाएं की गई थी, जो धरातल पे कहीं दिखती नहीं है, आज चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, जैसे मैंने इन 4 चरणों की बात आपसे साझा की, तो सभी जगह हर स्टेट में हमारी इंडिया अलायंस की, मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और हमारे चुनाव 7वें चरण में है, और यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है कि हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं समझता हूँ अपना आशीर्वाद
कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी घटक दल हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देवतुल्य जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को देगी, क्योंकि हमारे हिमाचल के चुनाव में तो हमारे जनरल इलेक्शन है, इसमें राष्ट्रीय स्तर की सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत डिस्टेबलाइज करने का भी प्रयास किया, ये भी प्रदेश में एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। ये भी मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के बीच ये बात जा चुकी है, और एक तरह से ये जो चुनाव होगा ये नैतिकता और अनैतिकता के विरुद्ध होगा, सच्चाई और बुराई के बीच होगा, धनबल और जनबल के बीच होगा, और निश्चित रूप में इसमें जीत जनबल की होगी। और हम सभी पार्टियां एकजुट होकर संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे जाएंगे। मेरे उपरांत यहाँ पर हमारे सिंघा साहब वो भी अपनी बात रखेंगे, सुरजीत ठाकुर जी, कॉमरेड भाग सिंह जी जो हमारे अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ये भी आप सबके समक्ष अपनी बात रखेंगे। आप सबका धन्यवाद। आपका एक दफा फिर स्वागत। और मैं समझता हूँ इसमें कुछ अधिक अब जोड़ने के लिए नहीं। जो रोहित ठाकुर जी ने जो सबसे बड़े घटक है हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन के, उन्होंने जो बात रखी है, मैं सीपीआईएम की ओर से उसका अनुमोदन करता हूं, उसको सपोर्ट करता हूं। और सिर्फ एक बात को ऐड करना चाहता, आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं हम समझते हैं और हम उसको असेस करते हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है, असाधारण, और जिसके बारे में ज़्यादा व्याख्या भी नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जो अरविंद केजरीवाल है उनको रिलीज किया गया, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड आप देंगे। जो जनमत पार्लियामेंट के लिए हो रहा है उससे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, लेकिन उस डेमोक्रेसी पर आप आक्रमण करना चाहते थे और ईडी के बहाने पर आपने उनको जेल में किया है। और उससे पहले हेमंत सोरेन हुए। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो आपकी ऑटोनमस एजेंसीज हैं, आपकी ईडी है, आपका इलेक्शन कमीशन है, एक शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से रोज शिकायत की जा रही है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। हम जो प्रचार करते हैं वो वी आर बाउंड, हमारे पास एक पैरामीटर है, एक इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके तहत हम बात को रखेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत दुख से कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय सारी जो है वो तोड़कर लांग कर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको वो इलेक्शन कोड अनुमति नहीं देता है, और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, और इसी तरीके से ईडी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए इस असाधारण परिस्थिति में इंडिया गठबंधन, यस, बहुत से प्रश्न हो सकते हैं। वो पहले कह दूं, केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में है, यस वो है, लेकिन जैसे कहा गया स्टेट टू स्टेट होगा। हम अपनी पार्टी की ओर से 4 लोकसभा सीट्स एंड 6 जो विधानसभा सीट्स है, पूरा का पूरा समर्थन, और सिर्फ समर्थन नहीं, हम सुनिश्चित करेंगे कि 4 जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पार्लियामेंट के लिए, और 6 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उनको हम विजय करने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो करेंगे। अभी इतनी ही व्याख्या
मैं अपनी पार्टी की ओर से करना चाहूँगा। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अपनी बात मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मेरे बाद भी बहुत सारे वक्ता यहाँ पे बैठे हैं जो आज प्रेस को एड्रेस करेंगे। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का पूरा विंग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, तन मन और धन के साथ कर रहा है। ये गठबंधन क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में भाई रोहित ठाकुर जी और सिंघा साहब ने सारी चीज़ बयां कर दी है, पर फिर भी कुछ एक प्रश्न है जो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। जो इन्होंने पूर्व में जो वादे हिंदुस्तान की जनता के साथ किए, क्या वो वादे पूरे हुए, क्या वो गारंटियां पूरी हुई, और अब वो किस तरीके का जो सिस्टम लेकर देश के लिए आने वाले हैं। तो आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की 78 लाख जनता को मैं सूचित करवाना चाहता हूं कि जब बात हो देश को धन्ना सेठों के हाथ बिकवाने की, जब बात हो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करवाने की, जब बात हो कोरोना के समय पर कोविड शील्ड के नाम पर लोगों की जान ले जाने की, जब बात हो ईडी और सीबीआई के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की, जब बात हो सरकार के कारनामे, चंदा चोरी, जुमलेबाजी और वोट चोरी करवाने की, जब बात हो लोगों के संवैधानिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ना दिलवा पाने की, अंत में जब बात हो विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल और उनकी पार्टी के खाते बंद करवा कर अकेले चुनाव लड़ जाने की, तब एक ही पार्टी का नाम आता है और वो पार्टी है बीजेपी, जिसको भारतीय जुमला पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब रांगा और बिल्ला की सरकार। किस तरीके से इन्होंने देश का माहौल तैयार कर दिया है, जिस तरीके से बलात्कारी आज शरेआम घूम रहे हैं, जिस तरीके से चोर और डकैत शरेआम घूम रहे हैं, और जो लोग हिंदुस्तान को शिक्षा का अच्छा मॉडल देना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान को स्वास्थ्य की अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं या उनको बिठा रखा है। ये किस तरीके की मोनोपोली, किस तरीके की तानाशाही ये चल रही है। तो आज हिंदुस्तान की जनता को इन तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा और एकजुटता के साथ ये 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जिस तरीके की ये गारंटियां देते हैं, अब उन गारंटियों के बारे में भी हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि आजकल एक नया चलन चला है और बड़ा ट्रेंडिंग में भी है गारंटी शब्द। गारंटी शब्द के बारे में हर एक पार्टी जो है अपना अपना व्याख्यान दे रही है और बता रही है कि हमारी गारंटी है कि हिंदुस्तान की जनता को आने वाले समय में हम क्या सिस्टम देने वाले हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो पूर्व में गारंटियां दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ। सिलसिलेवार मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो गारंटियां मोदी जी पहले भी दे चुके हैं, क्या वो गारंटियां पूरी हुई है, जो आने वाले समय में उनकी गारंटी पूरी होगी। तो मैं बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देंगे हमारे हिमाचल प्रदेश की 78 लाख जो जनता है उनकी ओर से। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चली क्या 2 करोड़ रोजगार हर साल दिलवाएंगे, मिले क्या। किसानों की आय सन 2022 तक दोगुना करेंगे, हुई क्या, किसकी हुई क्या। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसी ने स्मार्ट सिटी देखी, बनी क्या। पिछले 10 सालों में कर्जा 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया। यही काला धन है क्या। काला धन की बात की थी ना इन लोगों ने कि काला धन देश के लिए लाएंगे, पर जहां पर पिछले अगर हम बात करें 60-65 सालों में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, वो इन्होंने आज मात्र
पिछले 10 सालों के अंदर 205 लाख करोड़ का कर दिया। तो क्या यही कालाधन समझे क्या? गंगा साफ करने की इन्होंने सौगंध खाई थी, गंगा साफ हुई क्या? पेट्रोल का दाम इन्होंने कहा था कि 35 रुपए होगा हमारी सरकार बनते ही, क्या 35 रुपए हुआ क्या? सिलेंडर 430 से जब ये सत्ता में आए थे, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, तो गैस का सिलेंडर, हमारी चूल्हे का जो गृहिणियां जो जलाती है, अगर उसकी बात करें, वो 430 से 1100 हुआ। महंगाई रुकी क्या? इन्होंने बोला महंगाई को भी कम करेंगे, रुकी क्या? अब तो भैया लग रहा है तभी अच्छे दिन आएंगे जब जुमलेबाज जाएंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ पुनः हिमाचल प्रदेश की जनता से और मेरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण है, शुभचिंतक है, जो सहमति रखते हैं पार्टी के साथ, उनसे करवत निवेदन करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। और जिस तरीके से ये जुमलेबाजी की सरकारें यहां पहले से चल रही है, जिस तरीके से इन्होंने झूठी गारंटियां हिंदुस्तान की जनता को दी है, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है और इसके लिए हमें एकजुटता के साथ इस चुनाव में उतरना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। आदरणीय हमारे इंडिया गठबंधन के साथी और प्रेस बंधुओं, आप सबका मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत करता हूं। मेरे से पहले पूर्व में साथियों ने काफ़ी बातें कही हैं। बुनियादी तौर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक सिद्धांतक पार्टी है। अपने जन्म से लेकर लगातार इस देश की आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद मजदूरों किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के देश में संघर्षरत रही है। आज भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, पार्ट है और लगातार सिद्धांतक तौर पे हम हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं सब कि ये देश की बहुत बड़ी विरासत है। इस देश के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा ने न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दे करके इस देश को आजाद करवाया। आज जो फांसीवाद का हमला है देश के अंदर, फांसीवाद वो एक खतरनाक चीज है जिसने जर्मन के अंदर हिटलर की अगुवाई में और इटली के अंदर मुसोलिनी की अगुवाई में लाखों लाखों लोगों की जान गई है। वो हमारा देश आज वो त्रास से झड़ रहा है। हमारी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। बेशक हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हमारी ये सिद्धांतक जिम्मेदारी है कि इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे बचाना है, इस देश के संविधान को कैसे बचाना है। उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी अग्रेसिव है, लगातार लड़ाई के मैदान में है। और ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 24 के, ये जैसे मेरे साथियों ने बोला, ये चुनाव पहले वाले चुनाव नहीं है, ये चुनाव उससे हट करके, क्योंकि आज देश की आजादी को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है। और बहुत बड़ा जो हमला है वो फांसीवाद का है, उसको हमने सबने मिलकर के रोकना है। डिफरेंसेस हो सकते हैं पॉलिटिकली, वो एक अलग चीज है। आज हमारे लिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो है देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संविधान को बचाना और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना। तो हम हिमाचल प्रदेश की जनता को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपील करती है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने बहुत सारे लुभाने नारे लोगों को दिए, चाहे वो 15 लाख खाते में डालने का हो, 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, यही नहीं, हमारा किसान पिछले लंबे समय से संघर्षरत है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश की बैकबोन मजदूर जो लगातार लड़ रहा है, इस देश की मजदूर जमात ने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी कुर्बानियां दी और अपनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बढ़ाए, जिन कानूनों को इस मोदी की सरकार ने, जो कॉर्पोरेटर सरकार है, कॉर्पोरेटरों की हतैशी सरकार है, वो 44 लेबर कानूनों को तोड़ करके 4 लेबर कोड बनाए और तमाम सुरक्षा के जो कानून है उनको तोड़ दिया। और इसी तरीके से हमारा जो किसान पिछले समय से लगातार संघर्षरत है, किसान के ऊपर बहुत बड़ा कॉर्पोरेटर का हमला हुआ। हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे, उसमें हिमाचल के भी बहुत सारे किसानों ने हिस्सा लिया है। न जाने 1000 के लगभग किसान वहां उस मोर्चे में शहीद हुए और सरकार को मजबूर किया कि जो 3 खेती विरोधी कानून थे कॉर्पोरेटर के हक में बना रहे थे, उन कानूनों को हम धकेलने में सफल हुए। और हम आशा करते हैं कि इस देश की बहुत बड़ी विरासत है
ये देश सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये देश फाशीवाद को अलाउ नहीं करेगा और हम पूरा यत्न करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के सारे साथी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और ये मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में पहली बार हुआ है कि जो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे आर्मी में भर्ती होते थे, उन बच्चों के लिए खतरनाक कानून बना दिया, वो अग्निवीर। तो ये बहुत ही घटिया काम किया इन्होंने। हमारा नौजवान, हमें बड़ा दुख होता है कि कई जगह हमने देखे जो हमारे बच्चे 4 साल के लिए भर्ती हुए थे वो शहीद हो गए, उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला और उनके परिवार रुड़ रहे हैं। तो हम इसकी जोरदार निंदा भी करते हैं और ये देश की आज़ादी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है कि आर्मी जो सुरक्षा करती है इस देश की, उसमें 4 साल की भर्ती करके ये देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ हो रहा है। और हम ये चाहेंगे, और ये इंडिया गठबंधन का एक वो भी है, हमारा मैनिफेस्टो भी है, इसको हम जैसे ओल्ड पेंशन का मामला है, ये ओल्ड पेंशन की बहाली का मामला है और इसी तरीके से अग्निपथ का जो मामला है इसको भी रीस्टेट किया जाएगा। तो मैं उन्हें ये समझता हूं कि हमें, ये हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं और हमारी जो विरासत है क्रांतिकारी हुई देशभक्तों की, उस पर पहरा दें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हिमाचल में जो गठबंधन हुआ है, क्या इसके लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है? क्योंकि सिंघा साहब ने कहा केरल में स्थिति अलग है। दूसरा मेरा सिंघा साहब से सवाल है, माकपा की वैचारिक दूरी कांग्रेस से जैसी रही है वैसी भाजपा से रही है, तो क्या आप कांग्रेस के बहुत करीब नहीं चलेंगे हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि आपने बाई इलेक्शन की भी बात करी है। इशू को लेकर हम सब इकट्ठे हुए हैं और वर्तमान में चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे विधानसभा की सीटों की बात हो, विधानसभा के चुनाव तो वैसे भी 2027 में होने थे। ये आप जानते ही है कि धन बल के आधार पर जिस तरह से खरीदो फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसके तहत ही सभी, मैं समझता हूँ, पार्टियों ने ये निर्णय लिया है कि हमने आपके विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। और जहाँ पर आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, राष्ट्रीय स्तर पर इन सब बातों को लेकर पोस्ट इलेक्शन जैसे 2004 में भी मैं समझता हूँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था और निश्चित रूप में जैसे हमारे रुझान आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी, मैं समझता हूँ जैसे ही मेजॉरिटी हमारे इंडिया गठबंधन को मिलेगी, सभी बातों को लेकर हमारी शीर्ष लीडरशिप बैठेगी ताकि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे अतीत में भी आपका 2004 में बना था और सारी जो मैं समझता हूँ जनहित की बातें होगी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सर, इलेक्शन में स्पेसिफिक जो स्टेट स्पेसिफिक एजेंडा क्या है, क्या उसमें पानी इश्यूज भी इंक्लूड किए गए? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इज टॉकिंग अबाउट कि क्या लेकर आप जनता के सामने कर रहे हैं, और जो अलायंस के पार्टनर्स हैं ये भी प्रचार में आपके साथ निकल रहे हैं? बिल्कुल, आपने कल भी देखा होगा जो हमारा नॉमिनेशन था हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी जी का, उसमें लगभग हमारी सभी जो घटक दल की पार्टीज थी, सुरजीत जी दिल्ली थे, ये भी कल शाम को आए हैं, सभी मैं समझता हूँ मिलजुल कर जो भी हमारे चारों लोकसभा सीटों में, 6 विधानसभा सीटों में अपनी प्रेजेंस सभी पार्टियां दर्शाएगी। और जहां तक आप कोई एजेंडे की बात करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें, सभी, जैसे यहाँ पर कॉमरेड भाग सिंह जी ने भी बात की, हम सभी पार्टी इन बातों को लेकर सहमत है। चाहे वो हमारे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे, मैं समझता हूँ, जो एम्प्लॉय से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो हमारी वर्तमान में 1-1.5 वर्ष का जो कार्यकाल सरकार का रहा वो आपके समक्ष है। ओपीएस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ बड़ी बड़ी, मैं समझता हूँ, समृद्ध स्टेटें ओपीएस देने में पीछे हटी है। हमने जो हमारी वचनबद्धता थी आपके 22 के चुनाव के दौरान उसको निभाया है और वर्तमान में लगभग कोई 1,36,000 हमारे कर्मचारी ये ओपीएस की एम्बिट में आएंगे और हमारे लगभग कोई 4,000 कर्मचारी जो पहले एनपीएस के तहत थे आज ओपीएस के तहत आ चुके हैं और उनको मैं समझता हूँ बहुत लाभ मिल रहा है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ जैसे किसानों की बात आई, बहुत सी जो हमारी कॉमन बातें थी, उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे जैसे यहाँ पर पहले भी बात रखीगी, पूरे इनके भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जहाँ इन्होंने वादा किया था 14 में 19 में कि हम किसानों की आय दुगनी करेगी, लेकिन इसके विपरीत किसानों के हक हकूक खत्म करने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया
और इनके कार्यकाल के दौरान आपके हमारे किसान आपके आंदोलनग्रस्त रहे और लगभग कोई 800 से अधिक हमारे किसान शहीद हुए, क्योंकि आपका सारा इनका पीरियड आंदोलन में गया। हमने ये वादा किया है, अब एमएसपी को कानूनी मैं समझता हूँ राइट देंगे, दर्जा देंगे, और सारी बातों को लेकर विशेषकर जो हमारे किसानों से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जो हमारे मैं समझता हूँ जो एम्प्लॉय से जुड़ी हुई इस बात को लेकर सहमति है। रोहित जी, जो संयुक्त किसान मंच की मांगे हैं जी, तो आप उसमें साथ थे जब प्रदर्शन भी हुआ संयुक्त जी। किसान मंच का, तो उसमें हिचकिचाहट क्यों है? क्यों खुलकर जो है कांग्रेस 6 सूत्री मांग पत्र को क्यों नहीं समर्थन दे पा रही है? हमारी सरकार का पहले वर्ष के दौरान मैं समझता हूँ बहुत सी ऐसी बातें थी जिस पर हमने मैं समझता हूँ रचनात्मक रूप से कार्य कर दिया। उदाहरण के तौर पे एक वर्षों से एक जो मांग रही थी कि हमारा उत्पाद वजन के आधार पे बिके, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। इसमें सरकार ने जो हमारा संयुक्त किसान मंच की मांग थी उसको मानते हुए, किसानों की जो मांग थी उसको मानते हुए हमने मैं समझता वजन के आधार पे हमारा उत्पाद बिकेगा, इस तरह का हमने सारी मैं समझता हूँ कानून बना दिया है। और साथ ही साथ जो हमारे भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेषकर हमारे लघु और सीमांत किसान के लिए जो हमारे फफूंदनाशक कीटनाशक अनुदान पे जो हमारी मैं समझता हूँ दवाइयाँ मिला करती थी, वो भाजपा सरकार के दौरान बंद हो गई थी, उसको पुनः प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ मैं समझता हूँ जो हमारे कार्टन से संबंधित यूनिवर्सल कार्टन से संबंधित भी जो मांग थी उसको माना गया है, जगह जगह सीए स्टोर्स बने। और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने जो एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया, आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न उत्पादों के लिए, जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो फलों पर बात आती है, चाहे उसमें सिट्रस फ्रूट्स है, चाहे उसमें आम है, चाहे सेब है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो हमारे को 50-50 के आधार पर जो एक अनुपात के आधार पर केंद्र से आपको मदद मिलती थी, वो भी आपकी एनडीए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष से वो योजना भी बंद कर दी है। ये भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। इंपोर्ट ड्यूटी से संबंधित भी जो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी शीर्ष लीडरशिप ने, चाहे उसमें मोदी जी की बात आती है, चाहे अन्य हमारे लीडर्स की बात आती है बीजेपी की, इन्होंने एक आश्वासन दिया था और पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये घोषणा की थी, चाहे यहीं रिज मैदान की बात हो, चाहे सोलन की बात हो, कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे 50% से उसको 3 गुना करेंगे, आप उसको सेब को स्पेशल कैटेगरी में लेंगे। लेकिन जब करने की बारी आई, इसके विपरीत भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक ऐसा भी समय आया जब 50% से आपने इंपोर्ट ड्यूटी 35% पे कर दी थी। तो ये सारा जो कुठाराघात है, इन सभी बातों को लेकर हमारे किसान बागवान, चाहे हिमाचल के चाहे राष्ट्र के है, पीड़ित है और इन चुनाव के दौरान अपनी मैं समझता हूँ वोट की चोट के माध्यम से आपकी बीजेपी सरकार को सबक सिखाएंगे। ठाकुर साहब, केंद्र में कांग्रेस का मानना है कि वो सरकार बना रही है जी, और आप पूरी तरह से डिपेंडेंट अलायंस पार्टियों पे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या है? मैं समझता हूँ आपने 2004 का भी अगर आप अभियान देखा होगा, और अगर लीडरशिप की बात भी करें भारतीय जनता पार्टी की, वाजपेयी जी का अबव पार्टी लाइन सब आदर करते थे। और मैं समझता हूँ 2004 में भी भाजपा ने बड़ा कैंपेन चलाया, क्योंकि प्रचार प्रसार में ये निपुण है। इंडिया शाइनिंग का आपको याद होगा, इसी तरह का ये 400 पार वाला भी मैं समझता हूँ इनका नारा है। ये सभी जो इनके आंकड़े हैं, ये सभी धराशायी होंगे जब 4 जून को रिजल्ट होंगे। और उसके उपरांत जहाँ तक तो प्रधानमंत्री बनाने की बात है, सभी हमारे जो अलायंस पार्टनर्स है बैठेंगे, उसका एक प्रक्रिया है, इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। बाकी और भी हमारे घटक दल के, इनसे भी आप पूछे। सिंघा साहब। रमेश जी, जो आपने चिंताएं हैं वो मैं दूर करना चाहता हूँ। पहली दफा इस देश के अंदर पार्टी और स्टेट उसका सिमुलेशन हुआ है, और ये सबसे खतरनाक बात है, और जिसका मतलब है कि जो राज का काम है वो अलग से चलता है और जो पार्टी का है वो अलग से चलता है। लेकिन जब उसको जोड़ दोगे, आज ये पता नहीं लगता कि ईडी बीजेपी है या कि ईडी स्टेट का हिस्सा है। और उससे आगे जा रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में कैसे उसकी नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी बात को कहा और उसको बदलकर एक्ट में संशोधित कर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जो हम समझते हैं निष्पक्ष है और हर चीज से ऊपर है, नैरो पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर है, उनको आपने निकाल कर उस व्यक्ति को अनुमत करने की वो जिम्मेवारी दी जो हम समझते हैं बहुत ही संकीर्णवाद है। इसलिए हम कह रहे हैं असाधारण है। इसलिए क्वेश्चन ये है कि इस चुनाव के बाद, वैसे तो नहीं आने वाली है बीजेपी, अगर गलती से भी आ जाती है, मैं समझता हूं बहुत से पत्रकारों का भी अधिकार वो छीन लेगी। क्या वो सोचते हैं, वो आपको सोचना होगा। इसलिए ये मुल्क बहुत कठिनाई से बना है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद बना है, बहुत संघर्षों के बाद बना है, और हमारा संविधान सार है उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का। इसलिए हम अगर इकट्ठे हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो फिर लोकतंत्र बच सकता है। अगर वो संविधान ही नहीं बचेगा, ना आपको आजादी मिलेगी, ना किसी राजनीतिक पार्टी को आजादी मिलेगी, ना समाज के किसी हिस्से को अपनी बात रखने की आजादी मिलेगी। एक ऐसे मोड में आज देश चले गया। दैट्स व्हाई वी आर डिटरमिन्ड टू डिफीट देम। एंड सिर्फ हम नहीं हैं, लोगों ने भी तय कर दिया। आप सुनिए, है ना, ये देश सिर्फ इस बात पर नहीं चलेगा हवाई फायरिंग पर, वो चलेगा रोजी रोटी, रोजमर्रा जिंदगी के प्रश्न, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, उससे चलेगा। जीवन यापन कैसे चलेगा? पार्लियामेंट इस बात के लिए है, आप कानून वो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये। चाहे अग्निवीर का प्रश्न है या चाहे वो सारी जो प्रश्न है जो हमारी देश की संपत्ति 1 by 1 आपने अडानी अंबानी के हवाले कर दिए है। ये देश हमारा है, ये और लोगों का है ये देश। इसलिए जो भी इस देश को आज खतरा पहुंचाना चाहते हैं, दे आर टू बी सेंट आउट। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, वी आर वेरी क्लियर। हमने आज तक कभी ये व्याख्या नहीं की कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम जरूर कहते हैं, है ना, माफ करे ठाकुर साहब मुझे, वैसिलेशन रहती है ना, लेकिन हमने कभी इनका ये दर्जा नहीं दिया कि वो क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन जो मोदी साहब क्या करना चाह रहे हैं, वो 16वीं शताब्दी के आधार पर, मनु पर आधारित संविधान लाना चाहते हैं, और उनके हिंदुत्व से सिर्फ जो उनकी बोली बोलेगा वही रह सकता है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में आप जब कन्नौर में जाएंगे तो जहां मंदिर में मत्था टेकते हैं, वो देते हैं आपको, क्या कहते हैं, वो शराब पीने के लिए, है ना। आप दूसरे मंदिरों में कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत हमारा कल्चरल जो है बहुत वो डाइवर्स है, इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये है, तब ये देश है। कई अलग अलग भाषाओं का, ये रिलीजन का, आस्थाओं का मुल्क है, और इसलिए उस मुल्क को एक रखना है, वो सिर्फ हमारा संविधान रख सकता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई योगदान राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भी नहीं था, वो उस मुल्क को नहीं चला सकती। 10 साल के इतिहास ने ये साबित कर दिया है। इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मणिपुर इतना सा, वहां पर मेथी और जो आपकी जो दूसरा वहां पर वो कुकीज है, उसके बीच ही झगड़ा कर दिया, और उससे ज्यादा क्या आप चाहते हैं? तो इसलिए, है ना, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, इसमें सवाल ये है कि जो विपक्षी गठबंधन है, उनमें अलग अलग राज्यों में आपस में ही लड़ाइयां चल रही है, और 2014 के बाद जितनी भी राज्यों में गठबंधन की सरकार रही है, वो एक भी नहीं टिक पाई है। क्या इंडिया अलायंस अगर जनता देश की बहुमत देती है तो वो टिक पाएगा? क्योंकि 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हुआ, टूट गई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, वहां भी नहीं टिक पाई। महाराष्ट्र में नहीं टिक पाई। तो क्या इंडिया अलायंस भी टिक पाएगा? सवाल ये है बड़ा। ऐसा है, वे तो यहाँ भी नहीं टिकने दे रहे थे ये, वो तो पूरी मेजॉरिटी है, वहां भी टिकने नहीं दे रहे हैं। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि आज धन बल का इतना रोल हो गया है जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनको बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। अभी आगे तो मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इल गॉटन मनी है, इल गॉटन है। किस तरीके से
आपका गुजरात में जो वो इनफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक डैम इधर भी बनाया हुआ उसने कांगड़ा में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चंदा फॉर धंधा किस लेवल तक चले गया था। इसलिए कम बोले समय, है ना, आपको भी आज इस बात पर रहना चाहिए। देखिए, ये सबके इंटरेस्ट में है, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दी सोसाइटी। आपका भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप अपनी अंदर की आत्मा से समझे कि आज हमारा मुल्क कहां जा रहा है। इसीलिए जो इस चुनाव के बाद होना है, लेट अस नॉट कास्ट डिस्पर्शन। हम पहले ब्रिज तक पहुंचे, तब उसको पार करेंगे। वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया जाएगा और जो सहमति होगी, हम आपको इंश्योरेंस देते हैं कि जो आज से पहले था वो आज नहीं है, जो आज के बाद होगा वो तब वो होगा। वो एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है, वो हमेशा चेंज हो रहा है। एक देश की जनता में भी एक नई चेतना आ रही है। कोई नहीं अप्रिशिएट कर रहा आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से ये जो 6 विधायकों ने वो नाता कांग्रेस पार्टी से तोड़कर और नो कॉन्फिडेंस मोशन के वो जो जब आपका कट मोशन पेश होना था, उस पर वो जो मत उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो इसलिए हम कोई चीज को स्पेकुलेट नहीं करें। हम मैच्योर्ड हैं। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भी यही धाराएं थी। इनकी इस धारा के इकट्ठे आने से फिरंगियों को बाहर निकाला गया। ये धारा चुनाव के बाद जो भी कॉमन बनेगा प्रोग्राम, उसके आधार पर चलेंगे। और आपको हम इंश्योरेंस देना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को जो खेल उन्होंने महाराष्ट्र में किया, या जो ये बिहार में किया, या जो हिमाचल प्रदेश में वो प्रयत्न कर रहे थे, वो अनुमति ना जनता देगी, ना ये गठबंधन देने वाला। सिंघा साहब, आप कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मसला है बहुत गंभीर है, तो क्या इससे पहले पार्टियां चंदा नहीं देती? देती थी चंदा।